दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज लेकर के आए हैं आपके लिए एनटीपीसी का पिछला पेपर, जिसकी लगातार हम सीरीज चला रहे हैं और ये पार्ट नंबर 192 आज हम सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही हम 191 पार्ट्स करवा चुके हैं दोस्तों, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग को ले रहे हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, क्योंकि जीएस जीके का तो भरोसा नहीं रहता। लेकिन एनटीपीसी में अगर देखें तो खासकर मैथ्स और रीजनिंग को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी उतने ही अच्छे आप मार्क्स हासिल कर सकते हो। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए हम रियल क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं एनटीपीसी का, और वे सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो लगातार पीछे पूछे गए थे, और ये लेटेस्ट पूछे गए एनटीपीसी के क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। साथ ही हम ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे और कम समय में किस टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है ये भी जानेंगे, और ऑप्शंस को देखकर कब हमें सॉल्व करना है ये भी हम सीखेंगे। दोस्तों चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों को लेकर के, क्योंकि ग्रुप डी के लिए भी ये कॉमन ही क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन ये एनटीपीसी की हम सॉल्व करा रहे हैं जो क्वेश्चंस है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है के आर पी आई अनुपात में एन यू वाई एल और समानुपात ए एच एम क्यू है, तो यहाँ पर क्या आएगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस हर एक सेट में पूछे जाते हैं और कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं इस टाइप से। हो सकता है नंबर दे दे या कोई लेटर दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो, अब देखो के आया है, इसका पहला लेटर और इसका भी पहला लेटर देखो, क्योंकि जो इसमें चेंज किया गया होगा यहाँ पर वो इससे चेंज होकर यहाँ पर आएगा। तो पहले हमें इसे समझना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले देखो के आया है फिर एन आया है, तो अगर मैं के से आगे चलता हूँ तो के एल एम और एन आता है, यानी कि 2 को छोड़ करके अगर आगे बढ़ता हूँ तो एन आ जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया। अब देखो यहाँ पर आर के बाद यू आया है, कैसे आया होगा, आर के बाद आता है एस टी यू, तो 2 को छोड़ करके यू आ गया, यानी कि 2 लेटर का गैप करके हम अगला वाला लिख देते हैं, यानी कि तीसरा वाला। तो ऐसे ही ए देखो, अगर मैं ए बी सी डी लिखूं, क्योंकि ए है तो सबसे पहले आएगा ए बी सी और फिर डी, क्योंकि हमें 2 छोड़ना है तो ए के बाद डायरेक्ट क्या आएगा डी, तो स्टार्टिंग में डी दिया होगा। तो आप ऑप्शंस देखकर देखो, सबसे पहले हमें पहला लेटर डी कहाँ लिखा है, इसमें लिखा है, तो बस यहीं से टिक करके आगे बढ़ जाओ, यानी कि हमने पहला ही लेटर चेक किया और हमें यूनिक लेटर मिल गया जो कि डी आ रहा था, और बाकी किसी में डी स्टार्टिंग में नहीं है, यहीं से टिक करके आगे बढ़ना है। तो ये ट्रिक मैं बता रहा था कि आपको स्टार्टिंग में, तो यही ट्रिक आपको सीखनी है। ऑप्शन देखकर कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा आप लोग बताओ, अगर ए की जगह में यहाँ पर पी दिया होता, क्या दिया होता पी, तो पहला लेटर क्या था आप लोग बताओ। जैसे यहाँ पर ए दिया है तो डी आया है, लेकिन पी दिया होता स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर लेटर पहला क्या लिखते हैं आप लोग बताओ। देखते हैं कितने लोग ये सीख गए हैं। क्वेश्चन है लड़कियां, विद्यार्थी, पेशेवर, कलाकार। तो देखो दोस्तों, इसमें से कुछ लड़कियां ऐसी भी हो सकती हैं कि पेशेवर कलाकार भी हों, और कुछ विद्यार्थी भी हो सकती हैं लड़कियां, और विद्यार्थी भी पेशेवर कलाकार तो हो सकते हैं। कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है सब में। इसका मतलब अगर मैं एक गोले को मान लेता हूँ यहाँ पर लड़कियां यानी कि एल, और एक दूसरा ही गोला मान लेता हूँ इसमें से कॉमन करके विद्यार्थी, क्यों, क्योंकि लड़कियां विद्यार्थी भी तो हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखो, अब एक कह रहा है कि पेशेवर कलाकार, तो कुछ कलाकार भी तो हो सकते हैं, तो मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर वो हो जाएगा कलाकार, तो कलाकार के लिए के लिखता हूँ। कुछ इस टाइप से आएगा, क्योंकि सब कोई सब कुछ हो सकता है। पेशेवर कलाकार लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़कियां विद्यार्थी भी हो सकती हैं, विद्यार्थी पेशेवर, तो सब हो सकता है। तो इसलिए ये कहाँ पर मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, नीचे वाला आप देखा करो। तो सी देखो, ऐसे नहीं देखना आपको कि ए बी सी यहाँ पर टिक कर दिया आगे बढ़ गए, नहीं, यहाँ पर देखो आरेख नंबर कौन सा दिया है, हमारा सही आरेख नंबर सी था, तो यहाँ पर देखो ये सी सही है, तो सी कहाँ लिखा है, ये लिखा है, तो हम ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर सी लेना है, तो बस करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार दोस्तों आते हुए भी हम क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है सी वाला आ रहा है, और 1 2 3 पढ़ते हैं, ए बी और सी टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ऐसे भी हमें ध्यान देना है। अगला है, यदि बी का कोड 1 है तो PEAN पीनट का कोड क्या होगा ये बताना है। तो देखो जरा, बी को 1 लिखा गया है, कैसे, अगर मैं ए बी सी ऐसे करके जेड तक लिखता जाऊंगा तो इसको 1 बोलूंगा, इसको 2 3 और ऐसे करके इसको 26 नंबर। तो देखो जरा सा कि हमारे हिसाब से तो बी आ रहा है, बी यानी कि 2 नंबर, यहाँ लिखा है 1, यानी कि हम 1 कम करके पीछे वाले अंक लिख रहे हैं। अगर कोई मान लो आता है 17 नंबर पे, तो उसको हम 17 नहीं क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, एक कम करके। तो बस यही दिमाग लगाना है आपको। देखो यहाँ पर आ रहा है पी, तो पी किस नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। तो देखो
16 नंबर पे आता है पी। अब रियल में तो 16 पे आता है, लेकिन हमें एक कम करके भी तो लिखना है, तो एक कम करेंगे तो 15, यानी कि स्टार्टिंग का जो आएगा अंक वो 15 होगा। तो इसमें तो 16 है तो ये हटा दो, इसमें भी 16 है ये हटा दो। अब देखो हमारे पास 15 और 15 इसमें दिया है, लेकिन अगला देखो ई। ई किस नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। तो एक कम करो तो क्या हो जाएगा? 4, यानी कि 15 और 4 154 स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है, तो 154 यहाँ लिखा है और 151 यहाँ लिखा है, तो 151 तो नहीं चाहिए, 154 चाहिए। तो देखो यहीं से करेक्ट आंसर हो गया। तो हमें पूरा पढ़ना ही नहीं है, हमें टाइम को अपने बचाना है और यहीं से स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा यही वाला सी, यानी कि तीसरा। अगला देखो ठीक उसी प्रकार से ये भी दिया है, तो सी, ई और जी आया है, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो पहले में एक काम करते हैं, पहले पहले लेटर चेक करो। तो सी आता है, सी, डी छोड़ करके ई आ गया, यानी कि ये छोड़ दिया। ई के बाद एफ आता है तो एफ छोड़ करके जी आ गया, यानी कि सी ई जी आ रहा है। तो देखो सी ई जी आ रहा है, तो यहाँ पर देखो जी के बाद एच आता है, छोड़ दो इसको, एच के बाद आता है आई, तो स्टार्टिंग में आई आएगा। तो इसमें तो जी है तो ये गलत हो गया, इसमें भी जी है स्टार्टिंग में, ये गलत हो गया। अब हमें देखो ये तो आई आएगा स्टार्टिंग में फिक्स है, लेकिन दोनों में आ रहा है, तो अब हमें लास्ट वाला चेक करना है जो यूनिक हो, क्योंकि यहाँ पर के है और यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जी जी आया था, यानी कि पहला वाला और लास्ट वाला सेम है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी लास्ट और पहला सेम होगा, तो लास्ट और पहला इसमें सेम है क्योंकि आई और आई दिया है, तो बस यही सही हो गया स्मार्ट तरीके से। ऑप्शन नंबर हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है, समझ गए आप? तो मजा आ रहा है ना आप लोगों को? लेकिन फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इतनी अच्छी ट्रिक बताते हैं और इतना स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना आप लोगों को बता रहे हैं, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, बताना। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर जो x है, एबीसी में x कौन से नंबर पे आता है? 1 2 3 4 ऐसे 26 तक जाएंगे, तो x कौन से नंबर पे आता है? देखते हैं कितने लोग स्मार्ट तरीके से कितना जल्दी बता पाते हैं। अब देखो दोस्तों, हम आगे के क्वेश्चंस वो ले रहे हैं जो कि 27 जनवरी 2021 को पूछे गए थे 10:30 से 12 की शिफ्ट में एनटीपीसी में, उसको आज हम देख रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, देखो 1400 की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। देखो यहाँ पर माह में दिया है जबकि ब्याज वार्षिक ले रहा है, तो 18 माह का मतलब समझ रहे हो, 12 प्लस का 6, यानी कि 12 महीने 1 साल, और 6 यानी कि 1/2 साल, कुल मिला के 1.5 साल का हमें बताना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। देखो हम तो स्मार्ट तरीके से सॉल्व करने वालों में से है ना, हमें तो सिलेक्शन लेना है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, 20% है तो 18 का मतलब 1 साल, पहले साल 20% रहा होगा, तो 20% मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना आप वहाँ पेपर में मत लिखना। इसको काटोगे तो 1/5 आएगा। ठीक है, तो अब आपको अगर ये पता है कि 20% को 1/5 लिख सकते हो, तो आपका टाइम बच जाएगा। तो 1/5 यानी कि 5 रुपए जमा करा, 1 रुपए एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 6 रुपए हो गए और 5 रुपए जमा करा था। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाले को जोड़ के ऊपर लिख दो और नीचे वाला सेम रहेगा, ऐसे कर। ठीक है, अब देखो ये 20% था तो 18 माह या 12 माह का तो हो गया। अब क्योंकि हमने 12 प्लस 6 में तोड़ा था ना, तो 6 महीने का मतलब 20% जो मिलता है वो तो 12 महीने में मिलता है। तो अगर 12 की वैल्यू 20 है तो आधे की वैल्यू क्या होगी? 10% मिलेगा 6 महीने के लिए। तो 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं भाई, 10/100 करोगे 0 0 कटेगा, 10 में से 1 जोड़ दो तो 11 और नीचे वाला नीचे ही रहता है, तो 11/10 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हमें ये पता है ना कि राशि कितनी है, तो ये लिख दो 1400 रुपए। 0 से 0 आप हटा दो, 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, 28 हो गया। अब बस 6 गुणे में 11 और गुणे में 28 सॉल्व कर लो आप। तो मैं इसको सरल कर लेता हूँ, इसलिए 11 अठे 88, 11 दूनी 22 और 22 8 हो जाएगा 30 और गुणे में 6 कर लो यहाँ पर। ठीक है, 6 अठे 48, तो ये हो जाएगा 48, 6 त्रिक 18, तो ये लिख दो आप 18। अब ध्यान दो जरा सा, हमें केवल ब्याज बताना है। हमारा जो पूरा का पूरा अमाउंट है 20% के हिसाब से 18 महीने बाद हो जाएगा 1848 रुपए, लेकिन हमने जमा भी तो करे थे कुछ रुपए, 1400 रुपए। तो आप 1400 निकाल लो, हटा लो, ये सीधे ही सिंपल कर लो। 18 में से 1400 हटा दो तो बचा 400 और 48 रुपए जोड़ दो, 448 हो गया। बस हमें केवल ब्याज बताना था दोस्तों, तो हमने ब्याज बताया पहला वाला। लेकिन अगर कहता अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, कितना राशि हो जाएगी, तो 1848 आता, हमें ये बताना था, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला करेक्ट है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है देखो, अगरतला, इम्फाल, कोहिमा और सिलचर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है। तो देखो दोस्तों, अगरतला, इम्फाल और कोहिमा है, ये राजधानियां हैं। जैसे नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, अगरतला। आप लोग बताओ कि अगरतला कहाँ की राजधानी है। लेकिन सिलचर कोई राजधानी नहीं है, इसलिए अलग कौन हो जाएगा, सिलचर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा ही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा है कि अगरतला आप लोगों को बताना है कि कहाँ की राजधानी है, अगरतला कौन से राज्य की। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू z/6 है तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान ज्ञात करिए। देखो जरा इस पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, यहाँ पर x है दिया है और यहाँ पर x कहीं पर नहीं दिया। इसका मतलब कॉमन क्या है, तो y यहाँ दिया है, y यहाँ दिया है। अगर हम y की वैल्यू निकाल लें तो आसानी से पता चलेगा। तो पहले वाले को देखो, क्योंकि हमें स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना है। y अपान में 2, तो y की वैल्यू निकालूंगा तो y इक्वल टू 2x हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का हम गुणा कराते हैं नीचे एक मान के। तो y की वैल्यू तो 2x हो गई और यहाँ y की वैल्यू z/6 दिया है। तो हम कह सकते हैं ना कि z 2x बराबर में z/6 हो जाएगा। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 दूनी 12, तो 12x हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको। इसका मतलब x हमने पहले वाले को माना है, जैसे मान लो x, y और z इस प्रकार से लिखा है। तो x हमने पहले वाले को माना है, दूसरे वाले को y और तीसरे वाले को z। यानी कि यहाँ देखो, अगर मैं x को 1 भी मानूंगा ना तो z को क्या मानना पड़ेगा, 12 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं x को 1 मानता हूँ तो इसको 12 मानूंगा, तो कम से कम अनुपात जो मिलेगा x जो होगा वो z का 12 गुना होगा। तो देख लो कहाँ पर है, अगर x 2 है तो इसका 12 दूनी यानी कि 24 होना चाहिए, जो कि गलत है, नहीं दिया। इसका 6 गुना है, ये भी गलत है। अब देखो अगर ये x 1 है तो z 12 है, यानी कि 12 गुना, यहाँ केवल 3 गुना। तो बस यही से उत्तर हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन ले सकते हो। इससे आपको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन हो जाएगा। मान लो कि मैं ऑप्शन तीसरा सही मानता हूँ, पता नहीं है लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए, अब तो पता हो गया, लेकिन मान लो हम अंदाजा लगाते हैं। तो अगर x जगह में 1 रखते दोस्तों और y की जगह में 2 रखते तो 2/2 होता, तो 2 से 2 कट गया, 1 बराबर 1। ये बात तो सही है। अब हम यहाँ से देखेंगे, जैसे लिखा था y इक्वल टू z/6, तो y की वैल्यू क्या मानते, 2 मानते, तो मैं इसको 2 मानता और यहाँ पर मान लेता z/6, तो z की वैल्यू क्या हो जाती, 12। देखो z 12 आ रहा है, तो बस यहाँ से भी आप लोग कर सकते थे। तो आपको सोचना है, जिस प्रकार से आपका दिमाग काम करता है वहाँ पर आप उसी प्रकार से उसको सॉल्व करते जाएंगे, बस टाइम नहीं लेना है और घबराना नहीं है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे वीडियोस को देखकर, उतनी ही ज़्यादा आप आसानी से करते जाओगे क्वेश्चंस को। आने वाले समय में आप देखना, अगर लगातार हमारी वीडियोस से जुड़े होगे तो बहुत सारे लोगों ने इसको देखते ही कर लिया होगा। अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो आगे देखना, क्योंकि दोस्तों इतने क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे कि आपको रट जाएंगे। अगला है देखो, यदि माइनस का अर्थ गुणा है और प्लस का अर्थ है, ऐसे सिंबल दिया है, गुणा का अर्थ है प्लस और ये जो ऑब्लिक दिया है, यहाँ पर ऑब्लिक का अर्थ दिया है माइनस, तो ये इक्वेशन दिया है, इसका मान ज्ञात करना। तो कुछ नहीं, इसमें जैसा बोला जा रहा है हम वैसा ही करेंगे। बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि सिंबल को इधर उधर नहीं करना। जैसे देखो पहले 24 लिखा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 24, ठीक है। अब देखो लिखा है प्लस, तो प्लस को देखो क्या लिखना है, प्लस का अर्थ है सिंबल, और इस सिंबल का मतलब समझ रहे हो, ये डिवाइड लिखा हुआ है सिंबल, ठीक है। मैं सिंबल बोल दिया मैंने ऑब्लिक, लेकिन ये डिवाइड है। तो 24 और प्लस लिखा है, और प्लस का अर्थ क्या है, सिंबल है, ठीक है। और आगे देखो ये है सिंबल भाग का। अब यहाँ पर लिखा है भाग का अर्थ है माइनस, तो हम करते हैं माइनस का 2। फिर देखो माइनस दिया है और माइनस का अर्थ है यहाँ पर गुणा, तो गुणा करेंगे, गुणे में 9। फिर देखो यहाँ पर गुणा दिया है और गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पर आ जाएगा इसमें प्लस, तो प्लस का 4 कर दो, बस सॉल्व कर दो इसको। तो देखो ज़्यादा जब कभी सिंबल होते हैं कई सारे, तो सबसे पहले आप भाग सॉल्व करोगे, गुणा जोड़ फिर घटाना। तो भाग मतलब ये, तो 24 से भाग दोगे, 24 को काटोगे 6 से, तो 6 चौक 24, 4 बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आ जाएगा इस जगह में 4, माइनस का 2 गुणे में 9 प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो गुणा सॉल्व करना है तो 9 दूनी 18, यानी कि 4 माइनस का 18 प्लस का 4 आ जाएगा। अब आप थोड़ा और स्मार्ट तरीके से करोगे तो प्लस का 4 और यहाँ पर देखो प्लस का 4, यानी कि 4 4 8 हो गया है दोस्तों। और 8 में 18 में से 8, यानी कि 8 माइनस 18, तो बड़ी वैल्यू क्या है 18, तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि इसकी बड़ी वैल्यू का आता है। दोनों का अंतर 10 का, तो -10 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन दूसरे में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.064 प्लस 0.027 अपान में 0.16 और -0
0.12 प्लस 0.09 का मान ज्ञात करिए। अब देखो इसको अगर आप स्मार्ट तरीके से सॉल्व करोगे ना, तो सबसे पहले आप देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या होता है यहाँ पर? ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस का बी, और यहाँ पर आता है ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर कुछ इस फॉर्म पे लिखा गया है, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि ए की वैल्यू यहाँ पर लिखा गया होगा 0.064 को ए, कैसे? अब देखो इसको 0.4 का अगर आप होल क्यूब करोगे तो यही आ जाएगा, और वहीं पर बी की वैल्यू अगर मैं मान के चलता हूँ 0.3 का होल क्यूब मान लो, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना 0. चलो हम पूरा ही लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप। 0.027 लिखा है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 0.3 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, तो अगर हम इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाता है दोस्तों? इसको अगर आप कहोगे तो ए प्लस बी लिखा है, यानी कि ये प्लस का ये लिखा है, तो ए क्यूब और बी क्यूब लिखा है, तो ऊपर वाला है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, और नीचे वाला क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस का ए बी, और माइनस का ए बी है, और यहाँ पर है प्लस का बी स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में। तो बस अगर इसको आप तोड़ोगे तो बचेगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी। आपको वहाँ पेपर में ये सब नहीं लिखना, मैं समझा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, प्लस का बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? यही रहेगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी, और प्लस का आ जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर। तो देखो जरा, ये पूरा इससे कट जाएगा तो ए प्लस बी ही तो बचेगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला आता है ये वाला, तो आप यहीं से कर सकते थे कि ये ए प्लस बी लिखा है ऊपर, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो केवल हमारे पास ए प्लस बी बचेगा, तो हमने ए और बी की वैल्यू ये मानी थी। ठीक है, तो लेकिन रियल में जो वैल्यू आएगी ए की आएगी 0.4, तो 0.4 प्लस का, क्योंकि ए प्लस बी, और बी की वैल्यू 0.3, तो 4 और 3 7, तो लिखोगे 7, 0.7 आएगा। तो 0.7 कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर इसका दूसरा ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो बस अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप बहुत कम समय में बिना पेन और पेपर के इसको सॉल्व कर सकते थे। डायरेक्ट आप देख लो कि ये क्यूब बन रहा है 4 का 0.4 का, और ये बन रहा है 0.3 का, बस दोनों जोड़ दो कि नीचे वाला कट ही जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा 0.7। तो बस ये ऑप्शन नंबर इसका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, ए एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 समय में पूरा कर सकता है। एक साथ मिलकर, यानी कि ए और बी अगर एक साथ मिल जाते हैं तो वे एक दिन में उस कार्य का कितना भाग पूर्ण कर सकते हैं, ये देखा बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए हमारा करता है कितने दिन में? 16 दिन में। और यहाँ जो बी करता है दोस्तों, वो ए द्वारा लिए गए समय का, तो समय कितना लेता है? 16 दिन लेता है, इसका चौथाई भाग, तो 4 चौक 16 यानी कि 4 दिन लेता है, तो बी कितना लेगा? चौथाई भाग, यानी कि 4 दिन में काम को पूरा कर देता है। दोनों का आप एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 16, 16 एकम 16, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 बार में जाएगा। और क्वेश्चन में कहा था कि काम का कितना भाग पूरा कर पाएंगे, तो टोटल काम तो हमारे पास 16 है, और एक दिन में कितना कर पाएंगे? तो एक दिन में अगर ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे तो ए कितना काम करेगा? 1, और बी कितना काम करेगा? क्योंकि क्षमता इसकी 4 है, तो ये 4 काम करेगा, और नीचे 16 लिख दो, तो 4 और 1 कितना होता है? तो 5 लिख दो, और नीचे आ जाएगा 16, तो 5/16 काम एक दिन में हो पाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? यहाँ पर पहले ही वाले पे करेक्ट आंसर दे के रखा गया है, यहाँ से आप देख सकते हो। क्वेश्चन है, यदि शब्द अंडरस्टैंडिंग के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार लिखा जाता है, जैसे ABCD आता है, ए के बाद फिर बी आता है, फिर सी, ऐसे करके लिखा जाता है, तो कौन सा अक्षर मध्य में आएगा ये बताना है। तो देखो अंडरस्टैंडिंग, पहले मैं इस वर्ड को लिख देता हूँ। क्या? अंडरस्टैंडिंग हो गया, तो सबसे पहले देखो कौन आता है, तो ए आता है, तो मैं लिख देता हूँ ए। ये देखो दोबारा तो कहीं ए दिया नहीं है, इसके बाद ए के बाद आता है बी, जो कि नहीं दिया, बी के बाद सी आता है और सी भी नहीं दिया है, तो अब दिया है डी, तो डी एक ये है और एक ये है, तो दोनों को लिख लो डी डी, 2 बार हो गया। ई आएगा, तो इसके बाद देखो ई आ गया, जो कि यहाँ पर लिखा है। ई के बाद आता है एफ, नहीं दिया, जी दिया है, तो इसको लिख दो जी, जी के बाद आता है एच, एच दिया नहीं है, और आई दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई, आई के बाद जे, के नहीं दिया है, एल नहीं दिया है, एम, एम नहीं दिया है, और एन दिया है, तो यहाँ पे लिख दो एन, एन के बाद आता है ओ नहीं है, पी, क्यू नहीं दिया, आर दिया है, तो लिखेंगे आप आर, एस, और देखो डबल तो नहीं है, ये जरूर देखना है, आर के बाद आता है एस, फिर आता है टी, तो ये तो सारे क्रम से मिल गए,
PQRST U आता है तो लिखेंगे U, V नहीं है, WXYZ नहीं है। अब आप लेटर काउंट कर लो, कोई रह तो नहीं गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुछ रह गया? यहाँ पर n रह गया दोस्तों। देखो n है तो यहाँ पर भी आप एक n लिख लो। इसके बाद है, ये क्रम सही होगा दोस्तों, क्योंकि देखो n n और n 3 बार दिया तो n n और n। अब ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, कौन सा अक्षर मध्य में आएगा? तो मध्य में आने का मतलब क्या है? यहाँ से आप 5 हटा दो स्टार्टिंग से, तो 3 2 5 हटा दिए, यहाँ से भी आप 5 हटा दो स्टार्टिंग से। अब देखो 3 बच रहे तो एक इधर से फिर हटा दो, यहाँ से हटा दो, तो क्या बचा? n बचा। तो बस n आएगा सबसे बीच में, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा करेक्ट है। तो बस ये चीजें क्या होती है दोस्तों, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता, बस आपको प्रैक्टिस करना होता है। ये प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। देखो 1 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर देखते हैं कितने लोग बताएंगे कि CPU का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर के सभी कार्यों का समन्वय करता है। यानी कि जितने भी काम कंप्यूटर में होते हैं सभी को संपादित करता है, क्या कह सकते हो, सारे प्रोसेस वही करता है। CPU में भी कौन सा हिस्सा, मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट, माउस या फिर कीबोर्ड, क्या होता है उसमें? ठीक है, इसका राइट जो आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा कमेंट पोस्ट में, वहां से आप देख लेना और आप लोग बताना कि क्या होगा आपके हिसाब से इसका सही उत्तर। क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 12 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 5 शेष बचता हो। तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, 6 से काटेंगे, 12 से और 18 से, तो सब में से 5 शेष बचे। यानी कि अगर हम कोई भी नंबर लें उसमें से 5 हटा दें पहले से ही, तो अगर 6, 12 और 18 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो हम सबसे पहले बड़ी से बड़ी ही संख्या लेते हैं। तो 99, 78, 76, 40, तो सबसे बड़ी क्या है? ये है 99, 78। तो मैं इसमें से 99, 78 में से 5, क्योंकि शेष बच रहा है तो शेष आप पहले ही हटा दो, तो कितना बचेगा? 99, 73 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखना है हमें कि 6 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा, और 12 से भी कटना चाहिए। तो 12 से काटने के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखो, क्योंकि 12 से हम इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि हमें 12 से काटना आसान होता है पता करना। लास्ट के 2 डिजिट अगर 12 कट रहे होंगे या 4 से कट रहे होंगे, 3 से कट रहे होंगे, तो यानी कि 12 के मल्टीपल क्या होते हैं? 3 गुणे में 4। तो इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट अगर वो 4 से कटेंगे तो समझ जाओ 12 से कटेगा। तो क्या 73 4 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये तो पहले ही गलत हो गया, नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखो 6 और 18 से कट जाए फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तीनों से कटना चाहिए। अब चूंकि हमें सबसे बड़ा लेना था, सबसे बड़ा तो नहीं हो पाया। अब इससे ज्यादा बड़ा क्या है? इससे मतलब कि इससे छोटा तो 77 है, तो हम डायरेक्ट 5 हटा के लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 72। 72। अब देखो 72 को 4 से काटोगे तो कट जाएगा। देखो 4 एक कम 4, 4 8 32 कट जाएगा। 3 से काटने के लिए, क्योंकि 12 की हम प्रोबेबिलिटी क्या जानते हैं? 3 गुणे 4, और 4 से तो कट गया। 3 से चेक करो, तो 3 से काटने के लिए हम सभी अंकों को जोड़ दो। 9 दूनी 18 और 18 7 25, 25 2 होता है 27। तो 27 क्या 3 से कट रहा है? बिल्कुल, 3 मा 27 9 से कट रहा है, यानी कि इसके चांसेस हैं कि हो सकता है। लेकिन हमने तो 12 से चेक किया ना, अब हमें 18 और 6 से भी तो चेक करना है। तो देखो 6 और 18 से एक साथ कैसे चेक करेंगे? 6 और 18, इसमें से क्या कॉमन है? इसमें 6 गुणे में 3 लिख सकते हो और यहाँ पर 6 लिख सकते हो। इसका मतलब 3 से तो हम चेक कर चुके ना, 3 से कट जाता है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा था ना, तो कट जाएगा। अब 6 से चेक करो, 6 से कटेगा कि नहीं? तो 6 से कटने का मतलब कि वो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो बिल्कुल कट रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 से कटने का मतलब लास्ट में सम अंक होगा, तो कट जाएगा, तो कट रहा है। अब एक बार पूरा चेक कर लेते हैं इसको। अगर आप इसको 6 से चेक करोगे तो देखो 6 कम 6, मैं 6 से काट देता हूँ, 6 कम 6 बचा 3, तो 6 से रंग 36 हो गया, और फिर 3 बचा तो 36 हो गया। 6 से रंग 36, फिर 6 दूनी 12, पूरा पूरा कट गया 6 से। अब देखो 12 है तो 2 से तो कटेगा, क्योंकि 12 को लिख सकते 6 गुणे में 2, ये कट गया। 3 से हमने चेक ही कर लिया है कि सारे अंकों को जोड़ने पर आ रहा है, तो बस यहाँ से हमने देख लिया, सारा हो गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ही 9900 9977 करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अच्छा आप लोग बताओ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है आपको। क्वेश्चन है अगला, देखो 2 3 4 और 24 आ गया है, तो 5 6 7 को मिलाकर 210 है, तो 8 9 10 से हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, ये बताना है। चलिए देखते हैं कैसे किया होगा इसको। तो देखो यहाँ पर 2 3 4 लिया है, 2 3 और 4 गुणा करा दो सभी का। यहाँ पर 3 दूनी 6 चौक 24, तो देखो 24 आ रहा है यहाँ पर, यानी कि इन तीनों नंबर का आपस में गुणा करा दिया है हमने, तो 24 आ गया है। अगला वाला भी चेक करते हैं, तो 5 6 का 30 और 3 7 21, तो 210 आ रहा है, तो देखो 210 आ रहा है। अब समझ में आ गया कि हम इनका गुणा करा रहे हैं।
तो चलिए देखते हैं अगला। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 8 72, 8 गुणे 9 72 और 10 है तो गुणे 10 करेंगे तो 720 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जब क्या आएगा 720 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा करेक्ट आंसर है सी वाला। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला है, एक आयताकार मैदान की 30 फीट की एक भुजा को छोड़कर उसको 3 तरफ से बाड़ से घेरा जाना है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 690 स्क्वायर फीट है तो कितने फीट बाड़ की आवश्यकता होगी ये बताना है। तो देखो दोस्तों, कहना ये चाहता है कि अगर इस प्रकार का मान लो एक आयताकार मैदान है, क्योंकि यहाँ दे रखा है, अब उसमें से आयताकार मैदान जो है उसकी एक भुजा, अब हमें ये नहीं पता कि 30 ये वाला है कि 30 ये वाला है। कह रहा है कि एक भुजा को हमें नहीं बाड़ में लगाना, यानी कि इस तरफ से हमें एक तरफ इधर वाला नहीं लगाना है बाड़, ठीक है। उसकी एक भुजा जो कि दिया है 30, तो मान लेता हूँ कि 30 इधर वाला होगा जिसमें बाड़ नहीं लगाना, हमें केवल यहाँ लगाना है। अब इस पूरे का एरिया देख रखा है 690 देख रखा है, और हमें पता है दोस्तों कि हम जब तक भुजा नहीं निकाल पाएंगे ये वाली और ये वाली, तो हम कैसे पता कर पाएंगे। अब एक भुजा तो हमें पता है, दूसरी भुजा पता हो जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर होता है हमारे हिसाब से लंबाई गुणे में चौड़ाई, यानी कि ब्रेथ बराबर होता है उसका टोटल एरिया जो कि दे के रखा है 690। अब देखो L इंटू बी, अब ये हमें नहीं पता कि क्या है, तो एक को मैं मान लेता हूँ 30 और जो निकालना है उसको मान लेता हूँ x, बराबर में 690 आ जाएगा। 0 से 0 काट दो, x की वैल्यू आ जाएगी 69/3, इसको काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 3 9, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 23। समझ गए आप। तो x की वैल्यू 23। तो अब ये तो बात फिक्स हो गई कि जो हमारा आयताकार मैदान है इसकी बड़ी भुजा हमेशा लंबाई होती है, तो ये हो जाएगी 30 और इधर वाली जो हमने छोटी वाली मानी थी वो हो जाएगी 23 यानी कि 23। अब कह रहा है कितने फीट बाड़ की आवश्यकता होगी। तो देखो भाई, तो यहाँ पर हमें 30 फीट ये लगाना ही लगाना है, ठीक है, और यहाँ पर 23 फीट ये लगाना है और 23 फीट ये लगाना है, और कह रहा था 30 फीट वाली नहीं लगाना, तो इधर वाली हम नहीं लगाएंगे, केवल इतनी 3 साइड से घेर देंगे। तो 23 एक यहाँ पर आएगा, एक 23 यहाँ पर आएगा। कम समझ में आया तो आप 23 कर लो, इनको जोड़ लो, ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी, प्लस ये लंबाई भी तो करना है तो ये हो जाएगा 30, और इधर वाली लंबाई जोड़ना है तो ये हो जाएगा 23, जोड़ लो। तो 23 दूनी 46 और 46 प्लस का 30 हो जाएगा 76, तो 76 आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो आसानी से। तो देखो यहाँ पर ऐसा दिया अगला 25 प्लस और ये बड़ा ब्रैकेट है 20 माइनस, इस प्रकार से दिया है ये पूरा का पूरा इक्वेशन। अब जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो सबसे पहले हमें तोड़ना होता है छोटा ब्रैकेट, ये छोटा वाला, फिर इसके बाद ये करली ब्रैकेट यानी कि मझला ब्रैकेट, फिर आता है बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्ठक। इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे छोटा ब्रैकेट। तो देखो सबसे पहले यहाँ 25 को वही लिख दो, और लिखो मत, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करो। ये लिखा हुआ है तो 20 गुणे में 1/5, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हम 4 लिख सकते हैं केवल, तो इसको लिखेंगे ये आया 4, चूंकि अभी ये ब्रैकेट लगा है तो इसको लगा दो, ये बड़ा वाला है ना ब्रैकेट हमारे पास, और भागे में लिखा है 1/8 और गुणे में 1/16 माइनस का 8, ये पहले सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पर ये भाग है तो भाग गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणे में 8 हो जाएगा ये, और गुणे में 1/16 दिया है, तो देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब 2 माइनस का 8 आएगा, ये वाला भी तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा माइनस का 6 आ रहा है, ठीक है, चूंकि ये इंटू होता है तो देखो 2 गुणे में माइनस का 6, तो ये क्या हो जाएगा 12, लेकिन माइनस का, तो यहाँ ध्यान दो ये माइनस का 12 यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा माइनस का 12, ये 12 है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन माइनस यहाँ भी लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 20 प्लस का, और ये हो जाएगा 12, तो 12 और 20 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये तो आया यहाँ से यहाँ तक का 32, लेकिन प्लस का 25 भी तो है हमारे पास, तो देखो 32 प्लस का 25। अब स्मार्ट तरीके से आप देख लो कैसे सॉल्व करोगे, तो देख लो 5 2 7, 3 2 5, 57 आएगा दोस्तों। कि इसमें देखो यूनिक नहीं लिख पाएगा, 5 2 7, तो 7 देखो किसके लास्ट में, इसमें और इसमें भी है, तो इस प्रकार से हमें दोनों ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 57 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, जैसे वाराणसी, भारत, उत्तर प्रदेश ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, उत्तर प्रदेश के अंदर पहले देखो भारत आता है, तो सबसे बड़ा मैं अगर कह देता हूँ कि ये भारत है, तो ये भारत को बी लिख देता हूँ, और इस भारत के अंदर ही क्या आता है, यहाँ पर ये आता है उत्तर प्रदेश, यानी कि एक राज्य है, तो यूपी लिख दो इसके अंदर ही, ये इसको
भारत मान लो, बड़ा वाले को भारत लिख दो और अंदर वाला आता है राज्य। और एक और छोटा सा बनाएंगे ये, इसके अंदर क्या आ जाएगा, वाराणसी। यानी कि सबसे पहले आता है हमारा भारत, भारत के अंदर आता है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आता है वाराणसी। तो इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन पहले में ही देख रखा है हमारा करेक्ट आंसर। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ही करेक्ट आंसर। देखो हमारे हिसाब से तो ये पहला है, लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया है ए नंबर, वो ए यहाँ पर दिया है, तो इसलिए हम चौथा नंबर कहेंगे, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो साथियों आज हमने क्वेश्चंस यहाँ तक कवर कर लिए हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। और अगले पार्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से देख सकते हो। और साथ ही जो पिछले पार्ट्स आपने नहीं देखे एनटीपीसी और ग्रुप डी के, तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है दोनों की अलग अलग, वहां से आप देख सकते हो, या फिर एक एक वीडियो की लिंक हम इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहां से भी आप क्लिक करके देख सकते हो। तो आप एक कंटिन्यू तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई करते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस, नए नए फॉर्मूलेज और ट्रिक्स सीख जाएंगे। और जो लोग लगातार जुड़े हैं हमारे साथ, तो उन्हें पता भी होगा कितने कुछ उन्होंने सीख रखा है अब तक, और बहुत सारे क्वेश्चंस तो उन्हें रट भी गए होंगे। और जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा है 1 से लेकर 100 तक, तो उसकी प्लेलिस्ट बना दिया है एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से, वहां से आप लोग देख लेना। जिसमें मैथ्स और रीजनिंग एनटीपीसी करा रहे हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट अलग से हम लगा दिया है। पार्ट नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस वही है, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी एनटीपीसी मैथ्स एंड रीजनिंग के नाम से, तो वहां से आप उसको देख सकते हो। साथ ही रेलवे के इंटरव्यूज बहुत सारे किए हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट भी हमने लगा दिया है रेलवे इंटरव्यू के नाम से, वहां से आप देख सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो मुलाकात करते हैं अगले पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक नीचे है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पहले ही लिखा होगा अगला पार्ट, उसके आगे लिंक होगी, क्लिक करेंगे तो अगला पार्ट शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।